तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गौतम उस कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी इधर अनुपमा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और गौतम इधर बड़े ही अकड़ कर अनुपमा को कहता है कि हटिए मेरे रास्ते से, मुझे जाने दीजिए। लेकिन अनुपमा टस से मस नहीं होती और अगले ही पल अनुपमा पूरी ताकत से गौतम के गाल पे एक जोरदार सा थप्पड़ जड़ देती है। फिर ये सब देखकर इधर प्रार्थना हैरान रह जाती है और गौतम बड़े ही गुस्से से तिलमिला उठता है, लेकिन अनुपमा अपनी जगह अड़ी खड़ी रहती है और सख्त लहजे में गौतम को कहती है कि ये थप्पड़ मैं उसी दिन मारना चाहती थी जब तूने मेरी बेटी पे गंदी नजर डाली थी। राही ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन प्रार्थना की खातिर मैंने खुद को रोक लिया, मगर भगवान ने तेरी किस्मत में माँ और बेटी दोनों के हाथों से थप्पड़ खाना लिखा था। फिर इधर अनुपमा प्रार्थना की तरफ देखती है और उससे गंभीर स्वर में कहती है कि अगर अगर गलती इसकी है तो गलती तुम्हारी भी है प्रार्थना। पति अगर थप्पड़ मारे तो पलटकर तुम भी मारो। अगर मार नहीं सकती तो उसके हाथ को पकड़कर रोक लो, और अगर रोक नहीं सकती तो जोर से चिल्लाओ, लेकिन चुप मत रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुम्हें छोड़ देगा। अगर छोड़ दे तो मोहल्ले में मिठाई बांट देना कि अच्छा हुआ ऐसे राक्षस से पीछा छूटा। अगर तुम खुद को घास बना दोगी ना तो लोग तुम्हें कुचल कर चले जाएंगे, और अगर अपने अंदर चिंगारी रखना शुरू कर दोगी ना तो लोग तुम पर पांव रखना बंद कर देंगे। फिर इधर हम देखते हैं कि प्रार्थना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो कमजोरी के आंसू नहीं बल्कि आत्मविश्वास के आंसू होते हैं। तभी इधर गौतम गुस्से से अनुपमा को चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी बीवी का ब्रेन वॉश करना बंद करो, और इधर अनुपमा उसकी तरफ घूरने लगती है और तीखे लहजे में जवाब देती है कि तो क्या तेरी धुलाई करूं। तो इधर फिर गौतम उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, तो अनुपमा एक कदम आगे बढ़कर सख्त स्वर में कहती है कि बस इतने में ही डर गए। सोचो, जब मैं बाहर जाकर सबको बताऊंगी कि तुम प्रार्थना के साथ क्या कर चुके हो, राही के साथ मेहंदी वाले दिन जो गंदी हरकत तुमने करी थी, और अब भी ये क्या कर रहे हो, ये बता दिया तो क्या होगा तुम्हारा। फिर ये सुनकर गौतम बौखला जाता है और तंज कसते हुए अनुपमा को कहता है कि ये धमकी आप किसी और को देना। मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि बाहर आपकी बेटी की शादी जो चल रही है। लेकिन अनुपमा इधर बिना किसी झिझक के उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है कि एक बेटी की शादी की रस्में दूसरी बेटी के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। फिर गौतम ये सुनकर अचानक चौंक जाता है और अनुपमा अपनी बातें जारी रखते हुए कहती है कि वैसे भी शादी है, थोड़ा धूम धमाका, थोड़ी आतिशबाजी तो होनी ही चाहिए। फिर ये कहकर वो अचानक गौतम की कॉलर पकड़ लेती है और प्रार्थना की तरफ देखकर कहती है कि तैयार हो जा बेटा, अब ऐसे घुट घुट कर जीने की जरूरत नहीं है। इस आदमी का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेंगे हम। फिर इधर अंश भी प्रार्थना को देखकर कहता है कि प्रार्थना, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए स्टैंड लो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अनुपमा बिना एक पल की देर किए गौतम को खींचते हुए बाहर ले आती है, जहां सच सामने आना ही वाला होता है। दूसरी तरफ फिर मंडप में पंडित जी कन्यादान की रस्म के लिए दुल्हन की मां को बुला रहे होते हैं। फिर सभी लोग अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तभी सबकी नजर अचानक दरवाजे की तरफ जाती है, जहां अनुपमा गौतम को पकड़कर वहां से खींचते हुए ला रही होती है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और अनुपमा इधर गौतम को जोर से लाकर धक्का दे देती है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और पराग गुस्से से भड़क उठता है और कड़े स्वर में अनुपमा को कहता है कि ये क्या बदतमीजी है अनुपमा जी। लेकिन अनुपमा भी इतने ही गुस्से में जवाब देती है कि बदतमीज आपका दामाद है, मैं नहीं मिस्टर कोठारी। तभी प्रेम भी वहां पर आ जाता है और उलझन भरे स्वर में पूछता है कि आखिर इसने किया क्या है। तो अनुपमा इधर से बोलती है कि बदतमीजी के अलावा यह और कर भी क्या सकता है, हमेशा से यही तो करता आया है, लेकिन किसी ने इसे देखा ही नहीं, और अगर देखा भी तो जानबूझकर अनदेखा कर दिया। फिर अनुपमा पूरे कोठारी परिवार की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहती है कि आप लोगों को अपने बेटे से ज्यादा भरोसा अपने दामाद पर है ना, लेकिन ये आदमी ना भरोसे के लायक है और ना ही इज्जत के। तभी राही भी इधर से गुस्से में बोल पड़ती है कि ये तो चप्पलों से पीटने लायक है। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह जाता है, माहौल में सनसनी फैल जाती है। फिर इधर पराग गुस्से से तिलमिलाते हुए कहता है कि आपने हमारे दामाद जी की कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे की अनुपमा जी, अगर गलती आपकी निकली ना तो ये आपको बहुत ही महंगी पड़ेगी। फिर इधर अनुपमा बिना किसी डर के पराग की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है कि जब बात नारी के सम्मान की हो ना, तब मैं ये नहीं देखती कि मामला महंगा पड़ेगा या सस्ता मिस्टर कोठारी, बल्कि आप ये सोचिए कि एक माँ अपनी बेटी की शादी के शुभ मुहूर्त की परवाह किए बिना उसके ससुराल के दामाद को गिरेबान से पकड़कर यहाँ तक घसीट कर लाई है, तो इसकी कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी ना। ये सुनकर फिर इधर मोटीबा अनुपमा से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो अनुपमा इधर बिना किसी झिझक के सबके सामने सच उजागर करते हुए नजर आती है और कहती है कि आपके इस दामाद ने आपकी ही बेटी पे हाथ उठाया है। ये सुनकर फिर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। फिर ख्याति को इधर अचानक प्रार्थना की बात याद आने लगती है जो उसने एक बार कही थी, लेकिन तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। फिर इधर अंश आगे बढ़कर कहता है कि और जब मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने मुझी पे हमला कर दिया। फिर इधर से अनुपमा कहने लगती है कि लड़कियों के लिए कमरे के अंदर की बातें बाहर लाना आसान नहीं होता है, खासकर आप जैसी बड़ी बिजनेस फैमिली की बेटियों के लिए बोलना आसान नहीं होता है, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतना ही ज्यादा बेइज्जती। लेकिन कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी जो प्रार्थना आज तक आप सबसे ये सब कह नहीं पाई। फिर अनुपमा एक पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर से सख्त लहजे में कहती है कि मैं भी चुप रह जाती, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने गलत मैंने होते हुए देखा तो मैं चुप नहीं रह पाई। यह आदमी सिर्फ प्रार्थना का ही नहीं बल्कि मेरा भी मुजरिम है, क्योंकि मेहंदी वाले दिन इसने मेरी बेटी राही के साथ भी बदतमीजी करी थी और उस पर गंदी नजर डाली थी। अभी इधर हम देखते हैं कि प्रेम ये सब बातें सुनकर तुरंत राही की तरफ मुड़ता है और गहरी नजरों से पूछते हुए नजर आता है कि राही सच सच बताओ, मेहंदी वाले दिन हुआ क्या था।
तो राही अपनी आंखों में छलकते आंसुओं के साथ पूरी घटना प्रेम को बताते हुए नजर आती है। फिर इधर प्रेम का गुस्सा फूट जाता है और वो आग बबूला होकर गौतम की तरफ बढ़ता है और गुस्से से दहाड़ने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमीने देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा कमीना नहीं देखा। फिर गुस्से में भरे प्रेम की मुठ्ठियां कस जाती है और वो गौतम को मारने के लिए लपकता है, लेकिन तभी अनिल और तोशु उसे पकड़कर रोक लेते हैं। फिर प्रेम झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और गरजते हुए कहता है कि इस इंसान ने मेरी बहन के साथ जुल्म किया है और मेरी राही के साथ बदतमीजी करी है। इसे तो अब पुलिस की सबक सिखाएगी। आज ये दामाद पूजन जरूर होगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में। फिर इधर अनिल उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन प्रेम का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं लेता। वो सीधे प्रार्थना और राही की तरफ मुड़ता है और भावुक होते हुए कहता है कि तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर प्रेम अनुपमा की तरफ भी देखता है और उससे भी कहता है कि आप तो बता सकती थी ना मुझे मैम। तो इधर अनुपमा गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि मैंने राही की बात मानकर चुप रहने की गलती कर दी, लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अगर आज भी चुप रह जाती तो पता नहीं ये प्रार्थना पर कब तक और जुल्म करता रहता। तभी अचानक हम देखते हैं कि पराग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि बंद करो ये तमाशा। फिर पराग गुस्से से हाथ जोड़कर सभी मेहमानों की ओर देखता है और कहता है कि कृपया हमारे परिवार के लोगों के अलावा बाकी सब यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी मेहमान धीरे धीरे वहां से निकल जाते हैं और इधर अनिल फॉरेन मीडिया को संभालने के लिए कहता है ताकि ये खबर बाहर ज्यादा ना फैल जाए। इसके बाद फिर हम प्रेम को देखते हैं जो कि पराग की ओर घूरते हुए तीखे स्वर में कहता है कि अब आप अपने दामाद के लिए पुलिस बुलाएंगे या मैं बुलाऊं। लेकिन ये सुनते ही पराग गुस्से से भड़क उठता है और प्रेम पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि खबरदार, अगर किसी ने भी हमारे जमाई जी के साथ बदतमीजी करने या हाथ लगाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। फिर अंतमा इधर बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ पराग की ओर देखती है और कड़े लहजे में कहती है कि आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तो इधर पराग गुस्से से भड़क उठता है और तीखी आवाज में बोलता है कि जो बोलना था आप बोल चुकी हैं, आप चुप हो जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। फिर तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि पराग की धमकी की परवाह किए बिना गुस्से से कहती है कि अच्छा ना हो तो ना सही, अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरते हो, लेकिन गौतम जैसे भेड़िए उनका घर में ही शोषण कर देते हैं। एक सुरक्षित घर में रहना हर बेटी, हर बहू, हर औरत का अधिकार है। फिर वो पूरे कुठारी परिवार की तरफ देखकर कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्रार्थना का अपना ही परिवार उसकी तकलीफ को इतने सालों तक देख नहीं पाया। आखिर एक लड़की के मायके में उससे कभी ये क्यों नहीं पूछा जाता कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है या नहीं। फिर अंत में आगे ये भी कहती है कि आप लोग तलाक लेने के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा सहने से बेहतर तलाक लेना ही अच्छा है। तभी अचानक गौतम अपनी चाल चलने लगता है। वो अचानक खुद को थप्पड़ मारने लग जाता है और पूरे पाखंड तरीके से नाटक करने लगता है। फिर मोटीबा और पराग तुरंत उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और पराग उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन गौतम नाटक जारी रखते हुए कहता है कि मैं क्या करूं, मैं मर्द हूं ना, मेरी बात यहाँ कौन सुनेगा। आप सब इन घटिया इल्जाम को सच मान लेंगे, ऐसे इल्जाम लगाने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। फिर गौतम बड़े ही नाटकीय ढंग से बोलता है कि ये लोग तो बाहर वाले हैं, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने हैं ना, मेरा परिवार है और मेरे लिए तो अपने परिवार से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन आप लोग भी इनकी बातों में विश्वास कर रहे हैं। फिर ये सब सुनकर इधर पराग अचानक कंफ्यूज सा हो जाता है। फिर गौतम तुरंत पराग की ओर देखता है और दोबारा कहता है कि ये माँ, बेटी और ये अंश, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं डैड। फिर गौतम अपनी सफाई में कहता है कि मैं अपनी ही बीवी की भाभी पे गंदी नजर क्यों डालूंगा, क्या मैं इतना घटिया इंसान हूं। हम दोनों आपके साथ आपके घर में रहते हैं डैड, दिन रात आपके सामने होते हैं, क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा या सुना। प्रार्थना को तकलीफ देना तो दूर की बात है, क्या किसी ने मुझे कभी प्रार्थना के साथ ऊंची आवाज में बात करते हुए भी सुना है। फिर गौतम की बातों से पूरा माहौल अजीब सी खामोशी में छा जाता है और सबकी नजरें सिर्फ पराग की तरफ टिक जाती है कि वो क्या बोलेगा आगे। तभी इधर हम गौतम को देखते हैं जो कि गुस्से से अंतमा और राही पे इल्जाम लगाते हुए कहने लगता है कि ये माँ बेटी मुझसे बदला लेना चाहती हैं। उस दिन हल्दी में जब मैंने राही के पापा को बुलाया और उन्होंने इसकी माँ का सारा सच सबके सामने ला दिया, तभी से ये दोनों मुझसे बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रही है। फिर वो सभी की ओर देखता है और आगे बोलता है कि इन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी समझदार है, इन्होंने 4 दिन में मेरा वो रूप देख लिया जो आप लोग इतने सालों में नहीं देख पाए। क्या कोठारी खानदान में इतनी भी समझ नहीं है कि वो इतने सालों में मुझे पहचान नहीं पाए। इसके बाद फिर गौतम अचानक रोने का नाटक करते हुए कहने लगता है कि अगर आप लोगों को मुझ पर इतना ही गुस्सा था तो मुझसे कहती ना, मैं आप सबसे माफी मांग लेता, लेकिन इतना घटिया इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी। फिर गौतम प्रेम की ओर देखता है और कहता है कि तुम भी मुझसे इसलिए नाराज होना प्रेम क्योंकि मेरे कहने पे पापा ने तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। फिर पाखंड करता हुआ हाथ जोड़कर गौतम सबके सामने माफी मांगते हुए नजर आता है और कहता है कि मेरे लिए मेरी इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गौतम राही की तरफ भी देखते हुए कहता है कि तुमसे लाख गुना सुंदर लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें पलटकर तक नहीं देखा क्योंकि मेरे लिए पराई औरत माँ, बहन और बेटी के समान है। और उस दिन मेहंदी में तुमसे गलती से टकरा गया था तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर गौतम नाटकीय अंदाज में ये कहता है कि चलिए ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना से पूछ लेते हैं ना, प्रार्थना भी तो वहीं पर थी, सब सच बता देगी, अभी फैसला हो जाएगा। फिर गौतम पराग और मोटीबा की तरफ देखकर कहता है कि अगर प्रार्थना ने कहा कि मैं उसके साथ गलत व्यवहार करता हूँ तो मैं खुद अभी के अभी जेल चला जाऊंगा। इसके बाद गौतम धीरे धीरे प्रार्थना के पास जाता है और इशारों से उसे डराते हुए कहता है कि अब तुम बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी डांटा है, कभी तुम्हारी बेइज्जती की है, और हाँ उस दिन मेहंदी में क्या मैंने राही को गलत तरीके से छुआ था। फिर आगे हम देखते हैं कि गौतम प्रार्थना को सबके सामने लाकर सच बोलने के लिए कहता है और इधर अंश भी प्रार्थना से कहने लगता है कि आपके और आपकी नई जिंदगी के बीच बस एक सच का फर्क है। फिर सब लोग प्रार्थना को सच बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रार्थना को गौतम की धमकी भरी बातें याद आ जाती है
और वो घबरा जाती है। फिर पराग भी प्रार्थना को सच बोलने के लिए कहता है, परंतु गौतम से डरकर प्रार्थना झूठ बोल देती है और वो कहती है कि आप सब गौतम को गलत समझ रहे हैं, गौतम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जैसा ये सब कह रहे हैं अनुपमा आंटी और अंश को गलतफहमी हुई है। ये सुनकर फिर सभी लोग चौंक जाते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि मोटीबा बड़े ही गुस्से में ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि कोई भी गौतम से बदतमीजी नहीं करेगा। वहीं पराग दूसरी ओर कह रहा होता है कि राही और प्रेम की शादी तभी होगी जब अंतना गौतम से माफी मांगेगी। ये सुनकर इधर अंतना पूरी तरह से हिल जाती है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।